अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज पिछले 2 रोज़ से कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल थी वो बहुत ही खौफनाक होती जा रही थी और आज़ाद कश्मीर के जो ख़ास तौर पे अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो मामला चल रहे थे और जिस तरह पुलिस के साथ तसादुम और दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के साथ तसादुम चल रहा था, उसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस लिया और आज अभी तक इत्तलात ये हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं ज़राए के मुताबिक, और इसका बाकायदा ऐलान अभी होना बाकी है। जो 2 अहम उनके पॉइंट थे वो ये थे कि जो बिजली के बिलों में जो पहले जो बिल आते थे उसमें जो अब इजाफा हुआ है, और उनका ये कहना था अवामी एक्शन कमेटी का कि कहीं पे तो 100% इजाफा भी लग कर आया है और वो नामंजूर था। और उन्होंने कहा था क्योंकि जो पैदावारी लागत जो आज़ाद कश्मीर से बिजली पैदा की जाती है, खासतौर पर मंगला डैम से, उसकी सब्सिडी जो है उनको मिलती थी और जो ख़त्म की गई और वो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। दूसरा, जो आटे पर भी सब्सिडी वो मांग रहे हैं और दीगर जो मरात उनकी ख़त्म की गई हैं आज़ाद कश्मीर की, उनकी बहाली का भी मुतालबा था। चीफ सेक्रेटरी ने मुज़ाकरात किए और यहाँ पर आज़ाद कश्मीर काउंसिल का भी इजलास हुआ और फिर आपको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं अनवारुल हक साहब, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी भी अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से राब्ता भी हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इस मामले को अब हवा देने की ज़रूरत नहीं है, अब इसके हल की तरफ जाना है। तो अभी तक जो इत्तलात यही हैं कि मुज़ाकरात कामयाब रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान होना अभी बाकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाहौर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी जिससे खिताब किया और उन्होंने एक बात वाज़े तौर पर कह दी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किए बग़ैर मुल्की मसाइल का हल नहीं निकल सकता और उन्होंने कहा कि पार्लियामान भी कोई हल नहीं निकाल सकेगी अगर तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर बैठकर हाथ मिलाकर बात नहीं करेंगे और तब तक मसाइल का हल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर था इंतखाबात में, उस पर वो पूरी तरह काम कर रही है और इस बात को यकीनी बनाएगी, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि किसान कार्ड और किसान के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा और इस पर जोर दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब प्रोग्राम के हिस्से में हम एक जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो मुज़ाकरात की बात आ रही है, PMLN की तरफ से भी हुई, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की कि जनाब मुज़ाकरात किए जा सकते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस बात पर कायल हैं कि बानी PTI को रिहाई मिले, और लेकिन PTI की जानिब से भी थोड़ा अजीब सा रिएक्शन आना शुरू हुआ। कोई कहते हैं कि बिल्कुल सही है, मुज़ाकरात होंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि ये बहुत खुशाइन बात है, मियाँ नवाज शरीफ साहब मसाइल का हल निकाल सकते हैं अगर वो इनिशिएटिव लें, लेकिन कुछ लीडर्स का ख्याल है कि किसी भी तौर पर मुफाहमत नहीं हो सकती। ये सारे मामला पर बात करेंगे। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी साहब, सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MPA भी हैं, MPA पंजाब असम्बली के हैं, और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे अभी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब। मैं बात का आगाज़ करता हूं नदीम कुरैशी साहब से। नदीम कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज बड़ी अहम बात की और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किए बगैर जो है कोई हल नहीं निकल सकता मुल्की मसाइल का, और उन्होंने कहा कि तमाम सियासी लीडरान को हाथ मिला लेने चाहिए और बैठकर बात करनी चाहिए, वरना पार्लियामान भी कोई हल नहीं निकाल सकेगी। तो PTI अब इस इनिशिएटिव को, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले से कह रही है, PMLN की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी आपके सामने है, फिर एक और स्टेटमेंट भी आई कि PTI को की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी भी लग सकती है। ये मामला किस तरह बढ़ेंगे आगे नदीम कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, कोई भी जी शऊर शख्स जिसकी पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी है, वो पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहता है,
उसकी तकलीफ पाकिस्तान की तकलीफ के साथ है, वो पाकिस्तान के मसाइल से दिल गिरफ्ता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को इस गर्दाब से ना निकाला जाए। पाकिस्तान हर सूरत हम सब की पहली तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की, इसके आम आदमी की, इसमें बसने वालों की, इसके रहने वालों की खुशहाली अगर हमारी तरजीह नहीं होगी, ये निज़ाम जो बोसीदा से बोसीदा होता जा रहा है, इस निज़ाम ने धड़ाम से गिर जाना है। मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी अनाउंस की और वो 3 रुकनी कमेटी, उसका बुनियादी टारगेट यही है कि हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ें। लेकिन हमने देखना यह है कि हुकूमती ऐवानों से इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई अमली कदम भी उठाया जाएगा या सिर्फ टेलीविजन शो पर बैठकर ये कहा जाएगा जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और ग्राउंड पे हमें ना तो जीने का हक दिया जा रहा और ना ही हमारे हवाले से कोई ऐसी वाज़े पॉलिसी नजर आती कि हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात करने में। चूंकि अपने मुखालफीन को अगर एक तरफ आप मुज़ाकरात का झांसा दें और दूसरी तरफ उन पर नाजायज मुकदमात दर्ज करें, बज़ाहिर जमहूरी हुकूमत हो और किसी भी जमहूरी एक्टिविटी पर FIR दर्ज हों, मुख्तलिफ महकमों को सरगर्म कर दिया जाए। एक तरफ आप ये कहें कि जी आइन और कानून की बालादस्ती है, दूसरी तरफ आइन और कानून सिर्फ चंद लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे और बाकी सब लोगों को अपनी गिरफ्त में ले, ये फिर मुनाफकत के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बताना चाहता हूँ, मैं चूंकि साउथ पंजाब से हूँ और जितनी बेचैनी, जैसे आपने अपने एंट्रो में आज़ाद कश्मीर में होने वाले सारे हालात का जिक्र किया, उसमें मुझे बड़ी हैरानी हुई जब वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि जी इस मामले को मज़ीद हवा ना दी जाए। क्या वज़ीर आज़म इस बात पर गौर नहीं करते कि इस तरह के मामलात होते ही क्यों हैं? हुकूमतें अगर गुड गवर्नेंस नहीं कर सकती, हुकूमतें मुमलिकतें अगर अपने बसने वालों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, उनका जीना आसान नहीं कर सकती, वो हुकूमतें फिर जबर की हुकूमतें होती हैं, वो हुकूमतें फिर जुल्म की हुकूमतें होती हैं, वो लोगों के दिलों में नहीं होती, वो लोगों पर लाठी के जरिए, कानून के जरिए, जबर के जरिए लोगों पर मुसल्लत होती हैं। मैं समझता हूं साउथ पंजाब में आज के दिन इससे ज्यादा बड़ी बेचैनी है। चूंकि मैं खुद फार्मर कम्युनिटी से हूं और बारहा इस पर बात हो चुकी है, ज़मीर साहब आपने भी की, 92 चैनल की मैं कवरेज भी देख रहा हूं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में इस इशू को उठाया। इस वक्त जो गंदुम के काश्तकार के साथ प्लान करके एक बदसलूकी की गई, उसकी क्रॉप को ऑलमोस्ट डैमेज कर दिया गया। मतलब जो चीज उसको 100 रुपए में कास्ट करती थी उसको 50 रुपए भी नहीं मिल रहे। इसके ना सिर्फ फौरी नुकसान आते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स आने वाली 2-3 क्रॉप्स पर पड़ेंगे। और आज हम गंदुम की फरावानी की वजह से चीजों को मिसमैनेज किए हुए हैं, अगले साल हम गंदुम की कमी का शिकार होंगे। हमारी वो 2-3 क्रॉप्स बिलखुसूस जैसे कॉटन है, उसकी सोइंग मुतासिर हो रही है। हम बेसिकली टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री रखते हैं और जब हमें टेक्सटाइल के लिए कॉटन बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके मुआशी असरात हमारी पूरी इकॉनमी पर होंगे। तो मैं हुकूमत वक्त को गुजारिश करना चाहता हूं। सही फरमाया नदीम कुरैशी साहब, लेकिन मेरा सवाल ये था कि नहीं, नदीम कुरैशी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन मेरा सवाल ये था कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज कहा कि मसाइल का हल जो है वो बातचीत में है, बैठकर है, वरना पार्लियामान भी मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, सबको मिलकर बैठना होगा, हाथ मिलाकर बात को आगे लेकर चलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आपकी जमात से भी इस किस्म के फिर आवाजें आना शुरू होती हैं कि जी मुफाहमत किस बात की, हरगिज नहीं होगी, हम जो है वो जब तक मैंडेट हमारा वापस नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक हमारे जो लीडर कैद हैं वो रिहा नहीं होंगे बातचीत नहीं होगी। बट सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग ये कैसे कह सकते हैं हुकूमत से कि भाई अदालती मामलात वो अपने हाथ में लें? आप मुज़ाकरात तो शुरू करें, बैठे तो सही, बात तो करें ताकि मामलात आगे तो निकलें। देखिए, पहली मैं बात आपसे गुजारिश करूं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस सियासी पुख्तगी का जिसका वो इजहार कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूं उनका बड़ा मस्बत रोल होगा। लेकिन बात वहीं से शुरू होती है कि जहां आप बातों अपनी गुफ्तगू में, अपनी डिबेट्स में मफाहमत की करते हैं, लेकिन आपके रवैये मफाहमाना नहीं है,
आपके रवैयों से वाज़े नजर आता है कि आप चाहते हैं कि मफाहमत का लफ्ज सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाए कि लोगों की हमदर्दियां हों, लेकिन ग्राउंड पर आपकी कोशिश है कि क्रश कर दिया जाए। आपने भी फरमाया कि जी हुकूमत क्या रोल प्ले कर सकती है, आपके मामला तो अदालती है। आप ये देखें कि जो महकमे हमारे खिलाफ मुकदमात को तफ्तीश इसकी कर रहे हैं, जो आरोज जो इसके आईओज हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, वो किसके मातहत है? कैसे ये पॉसिबल है कि एक शख्स एक शहर में मौजूद है और उस पर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त जुर्म का इर्तिकाब करने के मुकदमात का इंदराज है, और सारे मुकदमात में आईओज जो है, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं, वो उनको गुनाहगार करार दे रहे हैं। तो इससे हुकूमती रवैया आपको नजर आ जाना चाहिए। सही, चलें, कैसे चलें। ये अब देखें ना, अब ये फिर वही बात आ जाती है ना कि आप लोग बिल्कुल सही है। नदीम कुरैशी साहब, माजरत से अगर आप शक की निगाह से देखेंगे इस मुफाहमाना रवैये को भी, तो फिर बात आगे नहीं चलेगी। हसन मुर्जा साहब, मुझे ये बताएं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर दोबारा कह दिया कि तमाम सियासी लोगों को मिलकर बैठना होगा और फिर मसाइल का हल निकलेगा, वरना इस वक्त जो पार्लियामान है वो मसाइल का हल नहीं निकाल सकती। और फिर जो सूरत हाल है आपके सामने है। तो अब आप मुझे बताएं कि अभी आप नदीम कुरैशी साहब की भी गुफ्तगू सुन ली और दीगर लीडर्स भी, मतलब एक दिन एक लीडर कहता है कि जी मुझे टास्क दिया, आरिफ अलवी साहब कहते हैं मुझे टास्क दिया इमरान खान ने कि मुफाहमत की बात करो, और लेकिन इनसे मुफाहमत नहीं होगी, ये फॉर्म 47 वाले हैं, मैंडेट वापस करें। अगले दिन असद कैसर साहब कहते हैं कि बिल्कुल दूर दूर तक इम्कान ही नहीं है बातचीत का। तो मुझे बताएं बिलावल साहब किससे बात कर रहे हैं, किसको मैसेज दे रहे हैं कि भी मुफाहमत करें? बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। मैंने अभी कुरैशी साहब की गुफ्तगू भी सुनी, आपका इंट्रो तो मैं नहीं सुन सका, लेट हुआ हूँ थोड़ा सा। नदीम साहब बड़े काबिल एहतराम भाई हैं और वो हमेशा जो है पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ें कुछ पार्टियों को डिफेंड करने के लिए होती हैं वो मजबूरन करनी भी पड़ती हैं, क्योंकि उस जमात में रहना है, उसके साथ चलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज तक ज़मीर साहब कभी भी इंतकाम की बात नहीं की। हमने हमेशा कहा है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और आप देख सकते हैं कि हमें सड़कों पे भी असैसिनेट किया गया, हमने कभी अदालतों पे हमले नहीं किए, हमने कभी इदारों पे चढ़ाई नहीं की। 86 में बेनज़ीर तशरीफ़ लाई, वापस मुल्क में एक बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर था। अगर हम उस दिन ये चाहते कि हमने अपने इदारों से टकराव करना है तो हम पिंडी GHQ चढ़ाई कर देते, हम कह देते कि आज हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को दिया हुआ आइन सियासतदानों का है, और मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं उसके वारिस हैं। वो अकेले पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो मुत्तफिका आइन था, सारी जमातों का मुत्तफिका आइन था, हम सारों को इसकी पासदारी करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब बीबी को असैसिनेट किया गया तो हमने उस टाइम भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, हमने उस टाइम भी सारों को, जो हमारी दूसरी जमातों की क़यादतें थी जो बाइकआउट की बात कर रही थी, हमने उनको भी कहा कि नहीं आओ, हमने इलेक्शन लड़ना है और फिर उसके मुताबिक मुल्क को चलाना है। हमने जलाओ घिराव नहीं किया, जहाँ जहाँ हुआ हमने उसकी मजम्मत भी की, हमने उसका अजाला भी करवाया। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कल जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो तहरीक इंसाफ उस वक्त हम कहते थे कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और जो सरीहन झूठे मुकदमे थे, ये मुकदमे बनाए जा रहे हैं। आपके वुज़रा आते हैं टीवी पे बैठ के कहते हैं कि इस हफ्ते फलां 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 बंदा गिरफ्तार होगा, फलां फलां के खिलाफ नैब रेफरेंस जाएंगे, फलां अदालत ये फैसला करेगी, फलां अदालत ये फैसला करेगी। इनके मिनिस्टर्स जो थे वो टीवी पे बैठकर ये बातें किया करते थे। आज उसी वजह से इन्हें यह महसूस हो रहा है कि शायद ये झूठे मुकदमात हैं। तो मैं कुरैशी साहब से ये यकीन के साथ कहता हूं कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, न होनी चाहिए, ना ही कोई सियासी कारकुन अंदर होना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने वाले के खिलाफ अगर रियासत कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर ये जंगल होगा, ये कोई मुअज़्ज़म मुआशरा नहीं होगा, ये मुल्क नहीं होगा, ये इस तरह नहीं चलेगा।
आपको वो दिन याद नहीं है जब 90 लाशें पड़ी हुई थी क्वेटा के अंदर? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का इंतजार हो रहा था कि सिर्फ आके हमारे साथ 2 लफ्ज हमदर्दी के बोल दें। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए थे। आपको वो दिन याद नहीं है जिस दिन नईमुल हक फौत हुए थे, जो उनके करीबी साथी थे, और उनके घर वालों को बुलाकर उनका फातिहा खानी की गई थी बनी गाला में कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में। ये एरोगेंसी होती है, ये रवैयों में इनमें तब्दीली चाहिए। ये तो आज गंदम का इशू है, मैं समझता हूं ये तो मुआशी कत्ल है ही है। हम तो हमेशा कहते आ रहे हैं कि ये इस्तेसाली मुआशरा ये खत्म होना चाहिए। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ होते हुए ये मुतालबा कर रही है कि अगर आपने किसान से काश्तकार से गंदम ना खरीदी तो हम आपके खिलाफ भी सड़कों पे एहतजाज करेंगे। हम कह रहे हैं ये बात आज भी, और जुल्म है, ज्यादती है उसकी गंदम ना खरीदना। आज अगर आप गंदम नहीं खरीदोगे तो कल को हमारी जो दूसरी इजनास हैं, जैसे अभी कुरैशी साहब ने कहा कि उन पे असर पड़ेगा, उन पे असर क्या पड़ना है, वो तबाह हो जाएंगी। और अगर ज़राअत तबाह होगी इस मुल्क की तो इसकी मईशत बिल्कुल ही बैठ जाएगी। हमारे पास एक्सपोर्ट करने को है कुछ नहीं और सारी चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो खुद ब खुद जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, चाहे वो इनपुट्स हों ज़राअत के मुतल्लिक, तो हमारे पास हमारी इकोनॉमी के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये सारी चीजें हल करने के लिए आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम सारों को इकट्ठा होना चाहिए। इन चैलेंजेस से हम तब निपट सकते हैं, तो उसका पॉजिटिव जवाब आना चाहिए ना। मैं कहता हूं आज तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेहतर कह रही है कि हमारे साथ नहीं, जाके सियासतदानों के साथ बैठ के करें। 47-45 के चक्कर में आप पूरी कौम को रगड़ा लगा रहे हैं। इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना। नहीं है सही, बिल्कुल सही फरमाया हसन मिर्जा साहब। मुझे एक ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक। उसके बाद इस पर मजीद भी बात करेंगे कि बिल्कुल सही फरमाया कि अगर इनिशिएटिव लेंगे, किसी तरफ मामला चलेंगे तो चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, आपने हसन मिर्जा साहब की भी गुफ्तगू सुनी और वो बाकायदा हुकूमत के साथी होते हुए भी बहुत सारी चीज़ों पर हुकूमत की गलत पॉलिसी, ख़ासतौर पर गंदम के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ के पंजाब जो हुकूमत है उसने कह दिया कि हम बिल्कुल गंदम नहीं ख़रीदेंगे और इससे 400 अरब रुपए की बचत होगी, जो बेसिकली हम सब्सिडीज़ में कन्वर्ट करेंगे और फार्मर के लिए बेहतरी लाएंगे। लेकिन ये पॉलिसी इस दफा गंदम उठाने के बाद आनी चाहिए थी। लेकिन मामला ये है कि इससे बड़े इश्यूज भी हैं, बहुत बड़े। IMF का मिशन आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, कल सुबह से उनसे मुज़ाकरात शुरू होने हैं। वो कह रहे हैं कि सियासी अगर अदम इस्तेहकाम रहेगा तो पाकिस्तान ये जो हदफ हैं वो अचीव नहीं कर सकेगा। और इसमें सिर्फ आपका फायदा नहीं है, पूरी आवाम का फायदा है कि अगर आप एटलीस्ट कम से कम टेबल पर बैठ तो जाएं, देखें तो सही कि क्या वो दे रहे हैं, आप क्या ले सकते हैं, आप क्या दे सकते हैं। बाकी मामला तो अदालती हैं। देखें ज़मीर साहब, एक तो हसन मुर्तज़ा साहब ने एक ख़ास जो अंदाज़ है गुफ्तगू का और एक जो टॉपिक है उसको छोड़कर सारी बातें बड़ी मस्बत की हैं। ये चूँकि खुद अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, अवाम से मुंतखब हैं, इनसे बेहतर कोई शख्स क्या जानेगा हालात को। अब इस्लामाबाद में बैठकर कोई ब्यूरोक्रेट अगर खैरपुर टामे वाली का और चिनोट का और धनोट का और करोड़ पक्के का इशू हल कर सकता होता तो पाकिस्तान आज बहुत आगे होता। अवाम के मुंतखब लोग ही अवाम के मसाइल को समझते हैं और वही प्रैक्टिकल पॉलिसीज बनाते हैं। जहां तक आपने IMF के वफ्द की बात की है, देखिए हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की ही हमारी तरक्की है। कौन चाहेगा, कौन बदबख्त होगा जो पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता नेक नामी पर कोई हर्फ चाहेगा या पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहेगा। हम जहां आज पहुंचे हुए हैं, एक डिजिटल दौर का जमाना है। पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां आबादी की मेजॉरिटी नौजवानों पर मुश्तमिल है।
और जिस कौम का नौजवान मायूसी की तरफ चला जाता है उसके लिए तरक्की के रास्ते बड़े ही महदूद हो जाते हैं। मैं समझता हूं अभी भी वक्त है सियासतदान, और आज पाकिस्तान में जितनी भी सियासी लीडरशिप है वो अपनी तबई उम्र, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बड़ी खैर और बरकत रखे, तबई उम्र के ऑलमोस्ट आखिरी इनिंग्स में होती है। इंसानों की जिंदगी अब कोई 500-700 साल नहीं है, हम उस दौर में नहीं है। ये 70-80 साल ही लाइफ होती है और इसके बाद तो आदमी प्रैक्टिकली डिलीवर भी नहीं कर सकता। ये सब लोग बड़ी मैच्योर एज में है, तो मैं तो तवक्को रख रहा हूं। मैं तो खुद नौजवानी से इन्हीं लोगों को देख रहा हूं, 88 से ऑलमोस्ट मैं इन्हीं लोगों को देख रहा हूं। यही इक़्तिदार में है, यही अपोजिशन में है, यही मुतहर्रिब है, यही इकट्ठे हैं। मुझे नहीं समझ आया भाई वो कौन सा शख्स है जिसने 40-45 साल में पाकिस्तान को यहां पहुंचा दिया कि यहां अब $3 अरब की गंदम इंपोर्ट हो जाए, और $1 अरब के लिए, सिर्फ माली मनफियत के लिए। इसके सबूत हैं, ये इल्जाम नहीं है। जो शख्स समझता है ये इल्जाम है, मैं एग्री ग्रेजुएट हूं और मुझे थोड़ा सा नो हो है, मैं खुद भी फार्मर हूं, मुझे किसी दूसरे शख्स की निस्बत ज्यादा इसका तजर्बा है, मैं भी रॉन्ग हो, लेकिन मेरे पास शवाहिद हैं। ये $1 की जो गंदम नदीम कुरैशी साहब, एक आपने बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब, आपने बात की सोशल मीडिया की कि नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पे है। नाउमीदी माजरत से जो है वो पीटीआई का जो सोशल मीडिया जिसको कहा जाता है कि बहुत स्ट्रांग है, वो फैलाता है। वो बेसिकली आप उनको क्यों नहीं कहते कि अगर ये हुकूमत की तरफ से मुफाहमत की बात हो रही है, डायलॉग की बात हो रही है, पार्लियामान को एक हब बनाया जाए जहां से मुस्बत बात की जाए, हुकूमत कुछ गलत कर रही है उसको रोशनी दिखाई जाए कि जनाब आप ये बात कर लें और फिर टेबल पे भी बैठ जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है? या फिर वो जो आपकी सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो हर वक्त लगी रहे हैमरिंग करने के लिए हुकूमत को, वो बेहतर है? उम्मीद ज्यादा बेहतर है या हैमरिंग बेहतर है? जरा क्विकली बताएं, फिर मैं हसन मुर्जा साहब की तरफ जाऊंगा। 100% उम्मीद बेहतर है, मस्बत उम्मीद बेहतर है, लेकिन यह भी उसी बयानिए का एक हिस्सा है कि अब आज पाकिस्तान में तमाम तर मायूसी का जिम्मेदार जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल को करार देते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है। चले जी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मीडिया सेल चंद 50, 60, 70, 100 लोगों में मुश्तमिल होगा। मेरे भाई, अब करोड़ों लोग सेल फोन यूज करते हैं। आप पाकिस्तान के हर शख्स को, अब अगर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है, फिर तो हमारी जीत है। अगर एक नौजवान 300 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाएगा और 65 रुपए बिजली यूनिट देगा और उसकी रोजमर्रा जिंदगी की अशियाए खुर्दोनोश उसकी पहुंच से दूर हो जाएंगी। नौजवान जब देखेगा कि लोग 4-4, 5-5 बच्चों के साथ खुदकुशी कर रहे हैं, ये 92 और दीगर चैनल्स दिखाते हैं, वो मरहूमीन के खतूत दिखाते हैं, कहते हैं अगर हम मर जाएंगे अकेले तो हमारे बच्चों को कौन पालेगा, उस नौजवान पे क्या असरात मुरतब होंगे। जब नौजवान स्ट्रीट क्राइम्स के जरिए अपने साथियों को मरता देखेगा चंद हजार रुपए के मोबाइल के लिए, वो नौजवान क्या सोचेगा। जब नौजवान ये देखेगा कि हर शोबे जिंदगी में, हर सरकारी महकमे में बगैर पैसों के काम का तस्वुर भी नहीं है। मैं अगले रोज पंजाब असेंबली का सेशन था, हुकूमती बेंचों से हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है जिसको मरियम नवाज साहबा लीड कर रही हैं, उनके बेंचेस से 10 से ज्यादा करारदादें गुज़श्ता कल सरकारी महकमों के खिलाफ पेश की गई और हर करारदाद में एक नया किस्सा था। तो आप कैसे कहते हैं कि जी नौजवान को मायूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेल कर रहा है? ऐसा नहीं है। अगर हम ये बजाय चीजों को रिव्यू करने के ये पार्लियामान में जा रही है ना बात जान बचाना चाहेंगे, आप फिर गलत साइड पे ले गए। देखें ना, मैंने आपको ये कहा है, मैं हसन मुर्जा साहब की तरफ जाना चाहूंगा, उसके बाद फिर मजीद भी बात करेंगे। हसन मुर्जा साहब, बात यह है कि आप लोग जितनी भी कोशिश कर लें कि मुफाहमत की बात, वो कहते हैं ये कॉस्मेटिक है, इसमें कोई ये सिर्फ बातें हैं, जुबानी जो है जमा खर्च है। आपको क्या लगता है कि इसको बाकायदा सॉलिड ब्लैक एंड व्हाइट करने में क्या एफर्ट करे हुकूमती लोग या आप लोग पीपल्स पार्टी, कि इनको यकीन आ जाए कि जी हम सीरियसली मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं? देखें ज़मीर साहब, जो इश्यूज, जो चैलेंजेस कुरैशी साहब ने बताए, बिल्कुल वो 100% दुरुस्त है। ये चैलेंजेस हैं कौम के। अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करेंगे, मिलके इनको नहीं देखेंगे, मेरा कोई इल्जाम नहीं है सोशल मीडिया पे, जो मर्जी हो
जिस तरह मर्जी है चलाएं, वो इनका अपना है। हमारी सिर्फ हमेशा ये गुजारिश रही है कि एक मुहज़्ज़ब अंदाज तनकीद का भी होना चाहिए, लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर होना चाहिए, बाकी चीज़ें बिल्कुल तनकीद इनका हक बनता है और इनका जेन्युइन हक है, ये करनी चाहिए। ये जितने इश्यूज इन्होंने बताए हैं, ये डायरेक्टली आज ये मासेस की आवाज़ है। हम नहीं इनसे मैं कहता कि ये चीज़ें डिस्कस ना हो या ये चीज़ें ये क्यों कह रहे हैं या ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इनका हल अकेली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, हम सारों को मिल बैठना होगा और मिल के बैठ के इनका हल निकालना होगा। हमने आज रियासत बचानी है, हमने आज अपनी अवाम और कौम बचानी है। आज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। आज हम अगर ये सोचते रहे कि एक पॉलिटिकल पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, ठीक हो रहा है, मुनासिब नहीं है। जब पीटीआई के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी इदारे की तरफ से ज्यादती होती थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त भी कहती थी भी किसी जमात को बहैसियत जमात दीवार से ना लगाएं, किसी भी क्यादत को बहैसियत क्यादत दीवार से ना लगाएं। लोगों के जो कसूरवार हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो उनको जरूर करें, लेकिन किसी को ये सजा नहीं होनी चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ का है, ये तहरीक इंसाफ छोड़े तभी ये बेगुनाह है, वगरना ये गुनहगार है, ये नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी ये कहती थी, आज भी पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है कि हमें इकट्ठे होकर बैठना चाहिए, हम सारों को सर जोड़ के इन मसाइल से निकलना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर आप देख ले, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे उससे कभी हालात अच्छे नहीं रहे। उनकी इकॉनमी देखें, अपनी इकॉनमी का हाल देखें, क्या वहां करप्शन नहीं है? क्या वहां पे इदारे काम नहीं कर रहे? इदारों को अपना काम करने दें। जो करप्शन के खिलाफ इदारे हैं वो अपना काम किरदार अदा करें, जो मुल्क के सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अपना काम करें, जो मालियाती इदारे हैं वो अपना काम करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इन बुरहानों से निकलेगा। लेकिन हम तो अपने फॉर्म 47 और 45 से ही बाहर नहीं आ रहे। मैं खुद विक्टिम हूं, कुरैशी साहब बैठे हैं, मैं खुद विक्टिम हूं और मैं कोर्ट में भी नहीं गया। मैंने अल्लाह पे छोड़ा है कि मेरे साथ जो हुआ है अल्लाह ताला उसका बदला लेगा। मैं एक ऐसे बोझ बनाए रखूं, मेरी जात का इशू नहीं है, आज कौम का और मुल्क का मसला है। हम सारों को क्या तकलीफ होती है कि अगर हम 4 साल हुकूमत से बाहर रह लें, तो आप 4 साल हुकूमत में रहे हैं, कौन सा तीर मार लिया है जो ये दूसरे मार लेंगे और आपकी बारी नहीं आएगी? ये सारों ने हुकूमत करनी है, कोई आज है कोई कल होगा। सदा हुक्मरानी अल्लाह की है, अल्लाह की मखलूक से प्यार करेंगे, उसके लिए आसानियां पैदा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में और हमारी सियासत में बेहतरी आएगी। मेरी तो इतनी सारी गुजारिश है, बाकी हुकूमत जाने, ऑपोजिशन जाने, हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वो माने या ना माने वो उनका अपना है, उस पर तो हमारा कोई जोर नहीं है। हसन मिर्जा साहब, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ से तो आवाज आती है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब एक मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं, फवाद चौधरी साहब उसको वेलकम भी करते हैं। फिर उन्हीं लीडर्स की तरफ से एक और आवाज आती है कि जी पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को जो है उसकी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जाए, यानी कि उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए, और फिर एक रेफरेंस भी लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तजादात जो हैं, ये बिलावल साहब की जो आज की तकरीर थी उसकी जो कोशिश है, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पहले सदारती खिताब में भी कह चुके हैं, तो ये इसको कैसे खत्म करें कि भाई जब आप एक कहते हैं कि जी सियासी अदम इस्तेहकाम नुकसान दे रहा है, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए, और फिर उसी किस्म की स्टेटमेंट्स भी। देखिए जमीर साहब, ये सारी जो है सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की जंग है। आज इश्यूज की सियासत नहीं हो रही, आज लोगों की सियासत मासेस की बात नहीं हो रही, आज बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार की कि हम इक्तदार से बाहर क्यों हैं और दूसरे अंदर क्यों हैं। अगर मैं हुकूमत को भी कहूँगा, हुकूमत माँ होती है, और माँ अगर अपने बच्चों के सामने सरेंडर करती है तो उसकी बेइज्जती बदनामी कोई नहीं है, कोई नहीं उसकी बेइज्जती हो जानी कि उसने सरेंडर कर दिया। रियासत है, रियासत माँ है, अगर उन्हें कोई लचक दिखानी पड़ती है तो यकीनन उनको दिखानी चाहिए।
हुकूमत लचक दिखाएगी, ऑपोजिशन को कोई रिलीफ अगर चाहिए। अब ये है तो एनआरओ मांगने वाली बात ही, अगर वो कोई एनआरओ चाहते हैं तो उनके साथ करें एनआरओ, उनको लाएं एक पेज पे, उनके साथ बैठें, उनके साथ करें मुज़ाकरात। हुकूमत को ही इनिशिएटिव तो लेना चाहिए, ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है, ले लेना बाकी चाहिए। ऑपोजिशन का भी जो है वो भी एक रोल होता है और पॉजिटिव रोल नदीम होता कुरैशी है। साहब? ऑपोजिशन जो है वो बेहतर की जाए सही तो सही। नदीम कुरैशी साहब, एनआरओ ही मांग रहे हैं जनाब। डील मांग रहे हैं और हुकूमत से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि असल में हुकूमत के पास तो पल्ले ही कुछ नहीं, असी इन्होंने नाल गल क्यों करी? नहीं, पल्ले बल्ले तो वाकई कुछ नहीं है, वो आपको अंदाजा तो है। मैं तो नहीं कह रहा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं, शाहिद फिर खान आप साहब कह रहे देखिए ना, हैं, कहीं तो मिफ्ता कुछ इस्माइल मान कह रहे हैं, जाएं कि आसिफ यार करमानी चलो कह रहे हैं। खैर पल्ले नहीं है तो बहते आप जाओ, सुन तो गल ते लेना कर लो। हुजूर ਅਸੀਂ जी, ਕਦੋਂ जी। ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੈਠੋ। अब मैं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਿਠਾਓ, ਸਾਨੂੰ जेलों 'ਚ ना बिठाओ, ਸਾਨੂੰ अपने नाल बिठाओ, गल ते करो। लेकिन इक़्तिदार का तकब्बुर, इक़्तिदार की रौनक और इख्तियार होने का ये जो जोम है, ये लोगों को बातें उनसे कुछ और करवाता है और अमल कुछ और करवाता है। अभी शाह जी ने जिस एनआरओ का हवाला दिया ना, मैं तो सियासी वर्कर हूं, इन जितना तो मेरा ना सियासी कद काट है, ये बड़े आदमी है, बड़ी जमात के बड़े रहनुमा है, मैं तो इनसे प्यार करता हूं, सादात भी हैं और आज बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं। आज लगता है कोई इन्होंने खाना वाना अच्छा नहीं खाया, लेकिन इनको पता होना चाहिए एनआरओ पाकिस्तान की तारीख हमेशा में मीठा लोगों बोलते के हैं। माथे पे लगा हुआ है। ये एनआरओ का दाग जो है ना, ये दुबई में जनरल मुशर्रफ से लगवाया था कुछ लोगों ने, कुछ दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कुछ हयात हैं। तो ये बातें करना, जिन्होंने एनआरओज लेने होते हैं, वो इस तरह से अपने स्टांस पर स्टैंड नहीं करते। 8 फरवरी को अगर कौम ने इन सबको मुस्तरद किया है, मुझे यकीन है हसन मुर्तजा साहब के साथ इलेक्शन में ज्यादती हुई होगी, इसी तरह की ज्यादती उन सैकड़ों कैंडिडेट्स के साथ हुई जिनको लोगों ने लाखों की तादाद में वोट दिए, उनके वोट चंद हजार कर दिए गए। और हम ये फॉर्म 47 हम जिक्र नहीं करेंगे, शाहजी इस पर फिल्में बन नहीं आने वाले वक्तों में। ये पाकिस्तान के इंतखाबात ने पाकिस्तान के पूरे निजाम का जो तबस्सुर उड़वाया है। सही सही। चलें, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नदीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत कुछ शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे राजा रियाज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजा रियाज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब आपके वक्त का। राजा साहब, पहले तो जरा इस पे बात कर लेते हैं कि IMF भी जो है वो खदशात का इजहार कर रही है, हालांकि अब बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो अभी भी IMF को खटक रहा है ज़रा थोड़ा सा। इस पर आप क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इमरान खान को मुबारकबाद देता हूं कि आखिर वो कामयाब हो गया और उसने जो IMF के दफ्तर के सामने मुजाहरे कराए और जो आपने वजीर खजाना से खत लिखाए और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, उसकी सारी ये मेहनत जो है पाकिस्तान के खिलाफ और रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो वो साजिश कर रहा है, उसका नतीजा उसे मिल गया है। उसे शर्म आनी चाहिए, आज उसका सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि उसने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ ये सब कुछ किया और आज IMF ने वही जो उसने किया वो अपने नोट्स में लिखा है। लेकिन अल्लाह ताला मदद करेगा, ये आदमी कामयाब नहीं होगा। IMF ने पहले भी हमें कर्जा इसी महीने में, पिछले महीने में जारी किया है और अगला प्रोग्राम के लिए भी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, आ चुके हैं और उनके कुछ लोग आने बाकी हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए भी डिस्कस होगा और इंशाल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में और वज़ीर ख़जाना की क़यादत में इंशाल्लाह हम
IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हम पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि महंगाई कम हो रही है, खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं, रोटी सस्ती हो रही है, आटा सस्ता हो गया है, सब्जियां सस्ती हो गई हैं, प्याज सस्ते हो गए हैं, घी सस्ता हो गया है। तो ये जो आम गरीब आदमी जिसका चूल्हा नहीं चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि उसका चूल्हा चल पड़ा है और मजीद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अब तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है। ये साजिशें करते रहेंगे। हमने पाकिस्तान को अपने माशी तौर पे अपने पांव पे खड़ा करना है। मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ साहब का ये अहद है और इंशाल्लाह हम अपनी कौम से यह अहद पूरा करेंगे। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब जो बात की राना सनाउल्लाह साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने कि मियां नवाज शरीफ साहब एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं बानी PTI की रिहाई के लिए या मुफाहमत की तरफ चलने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन PTI के कुछ रहनुमा तो कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन चंद का ये ख्याल है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनसे बातचीत नहीं हो सकती, पहले मैंडेट वापस करें, केस ख़त्म करें, बानी PTI को पहले रिहा करें, फिर मुज़ाकरात होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये बेसिकली अब ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा? क्या मियां नवाज शरीफ साहब बडियाला जेल के बाहर जाके बैठे हुए हैं कि आओ मेरे साथ मुज़ाकरात करो? ये खुद ही बातें करते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमारे कुछ लीडर जब कह देते हैं कि ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो फिर ये इस तरह की शर्मनाक, शर्म तो इनको है ही नहीं, इस तरह की शर्मनाक गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि हमारा इसको रहा करो। वो 9 मई का मेन मुलजम है। नहीं राजा साहब, ये तो मतलब राना सनाउल्लाह साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ कि वो तो मुशीर बराए सियासी अमूर भी बन गए ने। उन्होंने क्या है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बानी पी सर मैंने कहा है कि जब इनके लोग मुज़ाकरात, सर आप ठीक कह रहे हैं, जब इनके लोग बयान देते हैं तो हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत को सामने रखते हुए जवाब देते हैं और हम कहते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। मैं भी कहता हूं हम तैयार हैं, लेकिन अगर ये आगे शर्तें लगाएं और जो 9 मई के मुल्ज़म हैं उनको राह करने की बात करें तो फिर हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन जो रियासत के खिलाफ लोग हैं जिन्होंने रियासत पे हमला किया है, जो 9 मई के मरकजी किरदार हैं, जो 9 मई की फुटेज में आ चुके हैं, जो कोर कमांडर के घर के अंदर जिनकी तस्वीरें हैं और बहुत सी जगह पे जिनकी तस्वीरें हैं, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और बयान भी हमारे सामने आया है कि जी PTI पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है उनकी सियासी सरगर्मियों पर, और बाकायदा पार्लियामेंट जो है इस हवाले से करारदाद मंजूर करेगी और फिर एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया जा सकता है। ये भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि एक इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद और सियासी जमात है, पूरे पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी है, उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है? अगर तो ये माफी मांग ले फिर तो नहीं लगानी चाहिए। अपने उन जो इन्होंने शर्मनाक हरकत की है पाकिस्तान के खिलाफ और हमारे शहीदों के खिलाफ, अगर माफी मांग लें फिर तो इन्हें माफी मिलनी चाहिए, और अगर माफी ना मांगे तो फिर इन पे पाबंदी लगनी चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए। और मैं पाकिस्तान की अदलिया से अपील करता हूं कि इनके केसों में जो नरमी है उसको खत्म किया जाए, और 1 साल गुजर चुका है अभी तक इन्हें सजाएं नहीं हुई, इनको सख्त से सख्त सजाएं हों ताकि आइंदा पाकिस्तान में कोई ये जुर्रत ना करे। राजा साहब, माफी का तो मामला उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, एक चीज। दूसरी जानिब अगर आप इनके ऊपर ज्यादा सख्तियां करेंगे, पाबंदियां लगाएंगे, तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। तो कोई दरमियानी रास्ता आपको लगता है कि कहीं से कोई निकल सकता है जहां से मामला चलते रहें, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते रहें, आपकी हुकूमत जो है आवाम की खिदमत के लिए काम करती रहे, महंगाई कम कर सके, माशी सूरत हाल बेहतर हो, रोजगार मुहैया कर सके? मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए कोई नरम गोशा होना चाहिए। 9 मई के जो मुल्ज़म हैं, और कुछ नहीं होता पाकिस्तान को, पाकिस्तान अपनी मंजिल की तरफ रवान हुआ है
और इन साजिशों के पाकिस्तान के दुश्मनों को साथ मिलाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इनको अलहदा रहने दें, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़े करें, गरीबों के लिए सोचें, गरीबों के मसाइल हल करें, जिस तरह के मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानी जो हैं आज महंगाई से ख़त्म होने से खुश हैं। बिजली के बिलों का भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, गैस का भी रिलीफ मिलना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम खुशहाल होगी और इनको लोग इंशाअल्लाह हिस्ट्री में पाकिस्तान के दुश्मन लिखेंगे। राजा साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बड़े नाराज हैं, गुस्से में। वो तो इस हद तक कह चुके हैं कि अब फैसले मैदानों में होंगे, पार्लियामेंट में नहीं। और वो कहते हैं कि जी इनके साथ तो बैठा ही नहीं जा सकता पार्लियामेंट में, हालांकि वो खुद भी अब मौजूद हैं, हल्फ भी उठा चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी फैसले मैदानों में होंगे। वो भी एक तहरीक, पहले एक अवामी पार्लियामेंट का वो कह रहे थे कि जी एक अवामी पार्लियामेंट होगी, वो निकलेगी। फिर अब वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से भी एक तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अगर इस किस्म की सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल मौजूद रहेगी तो फिर जो आपने ये बातें कही हैं, ये हुकूमत डिलीवर कैसे कर सकेगी? देखिए जी, हर सूरत डिलीवर करेंगे, ये हमारा कौम से वादा है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की हद तक मैं जरूर समझता हूँ। पहले भी मैं 2 प्रोग्रामों में वज़ीर आज़म साहब से ये अपील कर चुका हूँ और अब फिर आपके प्रोग्राम के जरिए करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी करके मौलाना फजल रहमान साहब को और आसिफ जरदारी साहब को भी ये अपील करता हूँ, वो सदर पाकिस्तान हैं, कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड करें, उन्हें राज़ी करें और उनको इस हुकूमत का हिस्सा बनाएं। इससे पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी और मौलाना फजल रहमान को नाराज़ नहीं करना चाहिए। मैं इसका हमायती हूँ कि उनको हर सूरत राज़ी करना चाहिए। बिल्कुल राजा रियाज साहब, आपने वजह फरमाया कि आसिफ अली जरदारी साहब भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं और वो तो इस हद तक भी कहते रहे कि जो बानी पीटीआई है उसकी जमात के साथ भी मामलात वो बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार है। सदारती खिताब में जो उन्होंने पहला पार्लियामेंट से किया उसमें भी उन्होंने यही किया। लेकिन आपका जो मशवरा है, ये यकीनन आप हमारे प्रोग्राम्स मीडिया के थ्रू दे रहे हैं, राना सनाउल नहीं, सही है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कोई जवाब दिया जी आपको? अभी तक उन तक ये पहुंची बात? नहीं, मैंने तो मीडिया में कहा है, अभी मेरी मुलाकात होनी है, उसमें भी उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा। पहुंच गई होगी और भी बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस पे मेरा ख्याल वर्किंग भी हो रही है और इंशाल्लाह उनको राजी करने के लिए सॉरी मैनू लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਆਈਆਂ, वजीर आजम याद कर रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ दूसरा है, मैनू ये दसो, राणा सनाउल्लाह साहब बन गए ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ बहुत ਤੇ मैनू दसो कि आप कोई तलाल चौधरी सेनेटर बन गया तो आप आगे कहीं हमें नजर आएंगे पावर कॉरिडोर्स में किसी ओहदे के साथ? नहीं जी, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और मियाँ नवाज शरीफ का मशकूर हूँ। उन्होंने हमारे साथ टिकट का वादा किया था और मेरे समेत हमारे जितने दोस्तों से उन्होंने वादा किया था, उन्होंने उन सबको टिकट दिए। हालांकि वहां पे उनके अपने पुराने लोग भी थे, उन्होंने अब उनको सेनेटर बना के और जगह उन्हें एडजस्ट किया है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। बाकी मुझे अभी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। इंशाल्लाह ताला अपने हल्के में काम करेंगे और इलेक्शन आएगा तो इंशाल्लाह भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा ये सुन रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब मई के पहले हफ्ते में पार्टी की सदारत जो है वो संभाल लेंगे, उसमें ताखीर की वजह क्या? और फिर थोड़ी सी खामोशी भी है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से। जी, ये बहुत से पार्टी के लीडर, वर्कर, लोगों की ये ख्वाहिश है, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब बहुत मसरूफ हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल तरीन माशी हालात से गुजर रहा है, तो वो पार्टी को इतना टाइम नहीं दे पा रहे। तो उनकी सबकी ख्वाहिश है हम लोगों की कि मियां नवाज शरीफ साहब सदारत संभालें।
लेकिन वो अभी इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं। लोग खुद ही तरीके दे जा रहे हैं। अभी कोई तारीख फाइनल नहीं हुई, इसका फैसला करने के लिए कोई कन्वेंशन बुलाया जाए या कोई एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई जाए। अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद जाती तौर पे भी समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत मसरूफ हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस वक्त पार्टी को संभालना चाहिए, क्योंकि पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन भी सारी देखनी चाहिए और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में पार्टी को एक्टिव करने के लिए इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह वो करेंगे। खामोशी क्यों है अभी? खामोशी वो बस इस पे होमवर्क हो रहा है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही होमवर्क मुकम्मल होगा, मुशावरत वजीर आजम साहब से भी हो रही है, बाकी दोस्तों से भी मुशावरत हो रही है, तो वो अभी इस पे होमवर्क सारा कर रहे हैं। बाकी सारे लोग भी होमवर्क कर रहे हैं। जैसे ही कोई चीज फाइनल होगी वो खुद आके मीडिया को बताएंगे और फिर उस पर अमल दरामद होगा। राजा रियाज साहब, आखिरी सवाल। राजा रियाज साहब, तुसी भी जिमीदार हो, किसानां दी हालत बहुत परेशान कुन है। वो कहंदे ने गंदम ना उन्हां दे कोल रखण दी जगह है, सड़कां ते पई है, हालात खराब, उत्तों मतलब मौसम की सख्तियां भी आ जाती हैं और जो गंदम के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, और पंजाब हुकूमत ने कह दिया भाई हमने तो अब खरीदनी नहीं है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आपने अभी मरियम नवाज साहिबा की तारीफें भी की, तो वो किसानों के साथ ये रवैया रखना। जी, उसमें मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेके जाना चाहता हूं कि निगरान हुकूमत के दौर में जो गंदम खरीदी गई वो इस महीने भी अभी जहाज लगा हुआ है और वो उतर रही थी, जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया है। इसी तरह पिछले महीने, उससे पिछले महीने जिन्होंने वो पाकिस्तान में गंदम दरामद की है, यहाँ पे लेके आए हैं, उसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनके लिए कमेटी बनी हुई है। और मैं तो कहता हूं कि ये किसानों के दुश्मन हैं, इनको किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे लाखों की तादाद में किसान जो हैं वो बेचारे अपनी फसल जो है उसको उनकी कीमत नहीं मिल रही, वो माली तौर पे बहुत नुकसान में है और वो इस वक्त शदीद परेशान है। हम सब उनके साथ हैं। बाकी दूसरी तरफ एक और भी चीज है कि देखें, आटा सस्ता हो गया है, रोटी सस्ती हो रही है, और मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि हम इसको ये खरीदने पे जो हमारा बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होती है, हम इसको बाकी फसलों की तरह डायरेक्ट मार्केट में किसान लेके जाए और वो बेचे। ये पॉलिसी मेरा ख्याल है, इसमें एक तो हम जो स्टॉक करने का अरबों रुपया खर्चा होता है वो बचेगा, एक जो इसमें चोरी होती है महकमा फूड की तरफ से वो भी बचेगी। अरबों रुपए की चोरी होती है, गंदम निकाल के महकमा फूड वाले मिट्टी डाल देते हैं। तो इस वजह से इसमें फायदा बहुत है, लेकिन फिर भी किसानों का इस बारे में ये मरियम नवाज साहबा कर रही हैं कि वो डायरेक्ट किसानों, गरीब किसान जो है उनकी डायरेक्ट मदद करने जा रही हैं और उनके लिए कार्ड ला रही हैं। तो इस जी सही राजा साहब, आखिरी बात मैं पूछना चाहूंगा। बात यह है कि ये अगर पॉलिसी लानी थी या तो 4-5 महीने पहले आई होती, या फिर ये इस फसल उठाने के बाद लेके आते कि जी आइंदा की फसल। अब अगर ये फैसला अगर किसान आज कर ले कि जी अगर हुकूमत ने नहीं खरीदी तो फिर हम गंदम लगाएंगे नहीं, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा फूड सिक्योरिटी का मामला बन जाएगा ना। देखें जी, ये जो स्कीम अभी हुकूमत को आए तकरीबन 2 महीने हुए हैं, तो उस वक्त से इस पे होमवर्क हो रहा है और जल्द वो स्कीम आ रही है। किसान, छोटे किसान का 12.5 एकड़ तक के किसान का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान इंशाल्लाह हुकूमत पूरा करेगी, उनकी जो परेशानियां उनको दूर करेगी। बाकी बड़े जिम्मेदार जो हैं वो थोड़ा काफी साल उन्होंने काफी हर फसल में माशाल्लाह अच्छी आमदन हुई है, हम भी उनमें शामिल हैं। तो इस साल एक फसल पे कुर्बानी देने से गरीबों का पूरे पाकिस्तान में जो रोटी खरीदता है वो बहुत बड़ी तादाद है, करोड़ों में है वो लोग जो 2 टाइम रोटी खरीदता है। तो उन जो रिलीफ मिलेगा उसमें हमें हिस्सा डालना चाहिए और थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।